हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति शर्मा एंड वेलकम बैक टू शिवा इकोनॉमिक क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च मेथडोलॉजी का यूनिट नंबर 2, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपका जो शेड्यूल होता है, आपका जो क्वेश्चनायर होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डिस्कस फर्स्टली द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी डाटा। देखिए, आपको पता होगा कि जब भी कोई डाटा कलेक्ट किया जाता है या फिर जब भी कोई रिसर्च की जाती है, तो रिसर्च करने के लिए जो है सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो डाटा कलेक्ट करने की हमारे पास दो तरह की मेथड्स हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला हमारा प्राइमरी डाटा आता है एंड सेकेंडरी, उसके बाद हमारा जो है सेकेंडरी डाटा आता है। एंड प्राइमरी डाटा को हम कहते हैं कि जब मान लीजिए मुझे रिसर्च करनी है एंड मुझे रिसर्च करनी है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे एमए इकोनॉमिक्स में एनरोल्ड है, ठीक है ना। तो मैं हर एक कॉलेज में खुद जाकर पता करूंगी कि कहाँ पे कितने बच्चे एमए इकोनॉमिक्स में एनरोल्ड है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया, किसी से मतलब लिंक टू लिंक किसी से नहीं पूछा, बल्कि मैं खुद जो है हर एक कॉलेज में गई एंड मैंने हर एक कॉलेज में टीचर्स से पूछा या फिर जो भी वहाँ की फैकल्टी है उनसे जानकारी प्राप्त की कि यहाँ पे एमए इकोनॉमिक्स में कितने बच्चे एनरोल्ड है। तो इसमें क्या हुआ कि जिसने रिसर्च करनी थी वो खुद जो है फील्ड में गया एंड खुद उसने अपना डाटा कलेक्ट किया। तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा, मतलब जब हम जो है खुद फील्ड में जाकर अपना डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए, प्राइमरी डाटा इज़ द डाटा विच इज़ कलेक्टेड बाय द रिसर्चर फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए माफ़ी चाहूँगी अगर कहीं पे भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है तो देखिए, मतलब हमारा सिंपल सा कहने का ये है कि जब हम खुद फील्ड में जाकर डाटा को कलेक्ट करते हैं तो उसको हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं। अब प्राइमरी डाटा में देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि आपका जो प्राइमरी डाटा है वो रिसर्चर अपने आप खुद से कलेक्ट करता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भी पार्शियलिटी होने की कोई उम्मीद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रिसर्चर ने जो है खुद ओरिजिनली फील्ड से डाटा को कलेक्ट किया है। तो वहाँ पे क्या होगा कि अब देखिए, अगर आपके पास प्राइमरी डाटा की कुछ कई बार आपके पास क्वेश्चन में इसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आते हैं, मतलब इसके गुण एंड दोष पूछे जाते हैं। तो गुण अगर आपके पास पूछे जाएंगे तो आप इसमें लिख सकते हो कि प्राइमरी डाटा जो है बहुत ज़्यादा विश्वसनीय डाटा होता है एंड इसमें क्या होता है कि रिसर्चर खुद जाकर अपने डाटा को कलेक्ट करता है एंड उसके बाद है कि इसमें किसी भी तरह की कोई पार्शियलिटी या कोई भी बायसनेस होने की उम्मीद नहीं होती है। एंड सेकेंड, उसके बाद हम अगर दोष की बात करें, इसके अवगुणों की बात करें या फिर इसके डीमेरिट्स की बात करें, तो उसमें ये आ जाता है कि जब डाटा हमें एक बहुत बड़े फील्ड के लिए कलेक्ट करना है तो बहुत बड़ी फील्ड में एक रिसर्चर का खुद जाकर डाटा कलेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड इसमें क्या होता है कि जब रिसर्चर हर एक जगह पर खुद डाटा कलेक्ट करने जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है ना। मतलब उसका जो एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा वहाँ पर आ जाता है। तो कुछ इस तरीके की आपको जो है थोड़ा सा लॉजिक लगाकर अपने क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करनी है, अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, ठीक है ना। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि सेकेंडरी डाटा क्या होता है। देखिए, सेकेंडरी डाटा होता है जब कोई डाटा ऑलरेडी किसी ने पहले से कलेक्ट किया है, फिर हमें क्या करना है, सिर्फ उस डाटा को अपनी रिसर्च में यूज़ करना है। मतलब डाटा ऑलरेडी पहले से किसी ने कलेक्ट किया है, मतलब कि वो प्राइमरी डाटा नहीं है, वो सेकेंडरी डाटा है। क्यों? क्योंकि डाटा को पहले से किसी ने कलेक्ट करके रखा है, हम सिर्फ उस डाटा को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। अब देखिए, मान लीजिए मैंने एमए इकोनॉमिक्स में कितने बच्चे एनरोल्ड है वो मैंने पता करना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगी कि मैं खुद कॉलेजेस में नहीं जाऊंगी, बल्कि कॉलेज के स्टाफ को या फिर कॉलेज में जितनी जो फैकल्टी है उनको फ़ोन पे बात करके उनसे पूछूंगी कि आपके कॉलेजेस में एमए इकोनॉमिक्स में कितने बच्चे एनरोल्ड हैं। या फिर मैं डायरेक्टली एचबीयू से ही, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, आपकी यूनिवर्सिटी से ही मैं आपका डाटा कलेक्ट कर दूंगी कि यहाँ पे कितने कितने बच्चे एनरोल्ड हैं। तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी डाटा, जब रिसर्चर जो है खुद से डाटा को कलेक्ट नहीं करता है, बल्कि आपका जो डाटा है वो पहले से किसी और ने, किसी दूसरे इंसान ने कलेक्ट करके रखा है, आपको सिर्फ उस डाटा को यूज़ करना है, ठीक है ना।
तो अब देखिए, अगर हम इसके गुणों एंड दोषों की बात करते हैं, इसके गुण एंड अवगुण की बात करते हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात करते हैं, तो इसमें मेरिट्स में क्या आ जाता है कि एक तो सबसे पहली बात है कि आपके पास इसमें बहुत कम खर्च आता है, ठीक है ना। सेकंड बात है कि इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। क्यों? क्योंकि आप जल्दी जल्दी से फ़ोन मिला लोगे सबको एंड जल्दी जल्दी से पता कर लोगे, ठीक है ना। एंड उसके बाद है आपके पास के इस तरीके का जो डाटा, सेकेंडरी डाटा आपके पास लिया जाता है, इसमें क्या होता है कि आपका जो टाइम है वो बहुत कम लगता है, जल्दी से आपका काम सारा हो जाता है, ठीक है ना। एंड इसी तरीके से आप अपने इसमें जो अवगुण है वो भी लिख सकते हो। अवगुणों में आपके पास आ जाएगा कि जब हम किसी दूसरे पर्सन से डाटा को कलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि डाटा उतना ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होता है, उसमें डाटा के बायस्ड होने की ज़्यादा संभावना होती है। हो सकता है कि जिससे हमने डाटा कलेक्ट किया हो उसने खुद ज़्यादा अच्छे से जानकारी ना ली हो, या फिर उसको खुद भी ज़्यादा अच्छे से ना पता हो कि उसके पास कौन कौन सा डाटा अवेलेबल है, ठीक है ना। मतलब कि वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देगा हमारी स्टडी में, इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा कि बिल्कुल सही सटीक डाटा हमें दे सके, ठीक है ना। तो ये है हमारा सेकेंडरी डाटा के गुण एंड अवगुण। सो यहाँ जो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपका क्वेश्चनायर क्या होती है, शेड्यूल क्या होती है। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि हमारा एक प्राइमरी डाटा होता है जो कि रिसर्चर जो है खुद कलेक्ट करता है। अब इसमें क्या होता है कि जब मान लीजिए मैं किसी रिसर्च में जा रही हूँ, कहीं से मुझे किसी फैक्ट्री से, मान लीजिए किसी फैक्ट्री से डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो मैं वहाँ खुद तो ऐसे चले नहीं जाऊँगी ना कि डायरेक्टली वहाँ पे पूछ लूँ उनसे कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या है। उसके लिए क्या होगा कि एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा, मेरे पास एक क्वेश्चनायर होगी, एक लिस्ट होगी, क्वेश्चंस की लिस्ट होगी कि मुझे वहाँ पे जाके क्या क्या पूछना है, कौन कौन सी चीज़ों की मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है, कौन कौन सी चीज़ों की नॉलेज लेनी है। तो उसी लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, उसी लिस्ट को हम क्वेश्चनायर बोलते हैं। अब देखिए, अ क्वेश्चनायर इज अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट एम्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ रेस्पोडेंट, ठीक है ना। मतलब कि जब हमें किसी रेस्पोडेंट से क्वेश्चंस के आंसर्स लेने हैं तो वो क्वेश्चन जहाँ पे लिखे गए होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चनायर बोलते हैं। सो क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल दो चीज़ें होती है आपके पास। तो क्वेश्चनायर जो होता है आपके पास, क्वेश्चनायर फिल किया जाता है आपके रेस्पोडेंट के द्वारा, मतलब कि जिसने हमें डाटा देना है, ठीक है ना, उन्होंने क्वेश्चनायर को फिल करना है। एंड जो शेड्यूल होता है, शेड्यूल फिल किया जाता है आपके जो रिसर्चर होता है, जो इन्यूमरेटर होता है, ठीक है ना। मतलब जो पर्सन जो है रिसर्च करता है, जो रिसर्चर है वो शेड्यूल को फिल करता है। एंड जो रेस्पोडेंट है जिसने आंसर देने हैं वो जो है क्वेश्चनायर को फिल करता है। तो ये है आपके पास बेसिक डिफरेंस आपके क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल में। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो जहाँ से हमें डाटा लेना है, अब जहाँ से मान लीजिए मैं कॉलेज का डाटा लेना चाहती हूँ कि भाई आपके एमए इकोनॉमिक्स में कितनी किसी एक कॉलेज का हम मान लेते हैं कि एमए इकोनॉमिक्स में किसी एक कॉलेज में कितने बच्चे एनरोल्ड है, कितने गर्ल्स हैं एंड कितनी वहाँ पे बॉयज़ है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि मैंने एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया होगा। तो अगर मैं कॉलेज वालों को वो क्वेश्चनायर दे देती हूँ एंड कॉलेज वाले कॉलेज के टीचर्स या स्टाफ खुद उस क्वेश्चनायर को फिल करते हैं तो वो होगा हमारा क्वेश्चनायर। लेकिन जो शेड्यूल होता है, शेड्यूल मुझे खुद फिल करना पड़ेगा, जो भी मैंने वहाँ पे क्वेश्चंस मेंशन किए हैं उनको मैं खुद फिल करूँगी, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं शेड्यूल। सो यहाँ पे जो क्वेश्चनायर होती है इसमें बायस्डनेस होने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि ये जो आपके रिसर्चर है उनके द्वारा फिल की जाती है, ठीक है। जो आपके रेस्पोडेंट है उनके द्वारा फिल की जाती है, ठीक है ना। तो अब है आपके पास क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड क्वेश्चनायर, मतलब जो आपकी क्वेश्चनायर बनती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इसमें है आपके पास सबसे पहला है ब्रीफ एंड लिमिटेड क्वेश्चन, मतलब आपके जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी छोटे होने चाहिए एंड लिमिटेड क्वेश्चन आपके होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 50 क्वेश्चन इसमें लिख लिए, 60 क्वेश्चन लिख लिए, क्योंकि फिल करने वाले के पास उतना ना तो टाइम होता है ना ही वो उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इसीलिए आपके जो क्वेश्चनायर है वो ब्रीफ एंड लिमिटेड होनी चाहिए। उसके बाद है सिंपल एंड क्लियर, मतलब आपकी जो क्वेश्चनायर होगी वो सिंपल एंड क्लियर होनी चाहिए। नो पर्सनल क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चनायर में ऐसे क्वेश्चन नहीं लिखे जाने चाहिए जो कि किसी रेस्पोडेंट के लिए जिनका आंसर देना मुश्किल हो जाए या जो उनके पर्सनल क्वेश्चंस हो, ठीक है ना।
उसके बाद है यूज़ ऑफ प्रॉपर वर्ड्स, मतलब वर्डिंग जो है वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, फॉर्मल वर्डिंग वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद है अवॉइडेंस ऑफ कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन जो है जितनी ज़्यादा अवॉइड की जा सके उतना ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द पर्सन्स कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा ढीले ढाले होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों की भी जब बात आती है तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में सभी बच्चे यही सोचते हैं कि बस पास हो जाए किसी भी तरीके से, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चनायर है वो कैलकुलेटिव नहीं होना चाहिए, बस सिंपल से नॉर्मल से वहाँ पे क्वेश्चंस मेंशन होने चाहिए जिसका आंसर सभी लोग इजीली दे सके, ठीक है। उसके बाद है ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मतलब कि ऐसा नहीं है कि लोगों को ज़्यादा ज़्यादा मतलब कि सब्जेक्टिव टाइप नहीं लिखना पड़ना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होने चाहिए ताकि लोगों का ज़्यादा समय उसमें ना लगे एंड लोग जल्दी जल्दी से पढ़ के अपने आंसर वहाँ पे लिख सके, ठीक है। उसके बाद है सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन जो है प्रॉपर सीक्वेंस में लिखे जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आपका सबसे लास्ट में आना था वो आपने सबसे पहले पूछ दिया है, ठीक है ना। एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, पहले जैसे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होती है चीज़ें उस तरीके से आपका जो सीक्वेंस है धीरे धीरे आपकी जो चीज़ें हैं वो एक एडवांस लेवल पे जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो हार्ड क्वेश्चन है, जो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, वो आपने सबसे पहले पूछ दिया, ठीक है ना। मतलब प्रॉपर एक सीक्वेंस फॉलो करना है आपने अपने क्वेश्चंस का। उसके बाद है प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस टू फिल द क्वेश्चनायर, मतलब आपका जो क्वेश्चनायर है, अब हो सकता है कि जो पर्सन आपके डाटा कलेक्शन में हेल्प कर रहा है, जिसने आपके डाटा का जवाब देना है, आपको डाटा प्रदान करना है, हो सकता है उसको पता ना हो कि कैसे उसको जो है अपना क्वेश्चनायर फिल करना है। इसीलिए क्या होना चाहिए कि उस क्वेश्चनायर में इंस्ट्रक्शंस दी जानी चाहिए कि आपको जो है इस तरीके से इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके जो है इस क्वेश्चनायर को फिल करना है। तो ये थे कुछ स्टेप्स आपके पास, ये थे कुछ क्वालिटीज़ ऑफ गुड क्वेश्चनायर एंड आई थिंक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूनिट नंबर 2 में। बाकी जो भी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, रिसर्च मैथडोलॉजी में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। सो थोड़ा सा अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे, थोड़ी सी पास्ट अपनी प्रायर नॉलेज को रिलेट करते हुए क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।